जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9th में है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और 11th में भी है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो देखिए, सेल वर्ड जो है वो आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं। सेल ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के ऊपर जो कॉर्क लगा करती थी, जिन्हें जहाँ पे ढक्कन होते हैं आज, वहाँ पहले कॉर्क लगी होती थी। उस कॉर्क को काट करके उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ देखने को मिले, इस तरह से, है ना। और ये क्या है? सेल है, कंपार्टमेंट्स है। तो उन्होंने सिंपली इनको कंपार्टमेंट यानी कि सेल कहा ग्रीक लैंग्वेज में। तब से नाम पड़ा था सेल, और इसकी डिस्कवरी जाती है रॉबर्ट हुक को। लेकिन ये जो सेल डिस्कवर की गई है रॉबर्ट हुक के थ्रू, वो एक्चुअली डेड सेल थी, याद रखेंगे। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी जो जाती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप की वजह से उन्होंने दांतों का मैल उठाया और बहुत सारी चीज़ें उठा करके वो देखना शुरू कर दिए। और जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वहाँ पे उन्हें दिखाई दी, यानी कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी जाती है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है इसकी सेल की डिस्कवरी, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक। अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो आपका जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के पास आंसर, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेल क्या है, सेल के बारे में थ्योरी क्या दी गई। सेल थ्योरी, तो जब सेल आ गई है तो सेल थ्योरी भी आती है। सेल थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई और किसके थ्रू कही गई वो देख लेते हैं। सेल थ्योरी स्लीडन और शुबान, ये दो साइंटिस्ट कह लो या थ्योरी देने वाले कह लो, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी के लिए कुछ पॉइंट दिए, और वो पॉइंट सिर्फ दो थे। नंबर 1 पॉइंट ये था कि सेल जो है इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि किसी भी लाइफ की यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर का मतलब जो स्ट्रक्चर बना रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे हम हो, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो बनती है सेल से। इसलिए हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट भी बोला है क्योंकि सबसे छोटे लेवल पर जो बॉडी के अंदर काम होता है वो सेल मिलकर के करती है। जब बहुत सारी सेल मिलकर के काम करती है तो वो काम दिखाई देता है, जैसे कि हमारा हाथों का मूवमेंट है, हमारा बोलना है, खाने को डाइजेस्ट करना है, वो सारी बहुत सारी सेल के लेवल पे होता है, इसलिए वो काम दिखता है। तो इसीलिए हमने इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा है, हमने नहीं कहा, स्लीडन और शुबान ने कहा। सेकंड जो है उसने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम सेल। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये जो थर्ड पॉइंट दिया था ये विर्चोव ने दिया था। विर्चोव के थ्रू जो ये पॉइंट था वो ये था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, पहले से ही जो सेल होती है उनसे ही नई सेल बनती है, ये बताया था विर्चोव ने, जो कि सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट था, याद रखेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी हो जाती है। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में कौन आता है ये ध्यान रखेंगे आप। एक्सेप्शन में सेल थ्योरी के वायरस आते हैं, क्योंकि वायरस कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उसके अंदर सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलते हैं। जब सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ही नहीं मिलते, तो इसे हम सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। तो हम कह देंगे जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है वो है वायरस, तो वायरस इसका एक्सेप्शन हो जाएगा सेल थ्योरी का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल के टाइप। एक न्यूक्लियस के बेस पर अगर हम देखें तो दो तरह की सेल आपको पढ़ाई जाती है हमेशा, प्रोकैरियोटिक सेल और
यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रो वर्ड जो होता है, प्रो मतलब होता है एंशिएंट, और कार्योटिक का मतलब होता है, कार्यो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जब इस धरती पे जीवन बना सबसे पहले, उस पे जो सेल यहाँ पे आई इस धरती के ऊपर, वो सेल इस तरीके की आई कि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए जो था, वो डीएनए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, डबल स्ट्रैंड में दिख रहा है। और कैसा दिख रहा है, सर्कल में दिख रहा है। तो जो ये डीएनए था, डीएनए वो क्या था, डीएस, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड, और वो भी सर्कुलर, सर्कल में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसी सेल जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और डीएनए के ऊपर इस तरह से कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, देखो जिसके अंदर डीएनए बंद हो, ऐसी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है कोई, यहाँ पे भी देखो ये एक मेम्ब्रेन हो जाती है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो डीएनए है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और जब डीएनए को आप देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं या डायग्राम देखते हैं, तो हमेशा आपको डीएनए की पिक जो दिखाई देती है वो इस तरीके से दिखाई देती है ना, यानी कि ये लीनियर है, सर्कल में नहीं है, सर्कल में नहीं है। डबल स्ट्रैंड का तो है लेकिन सर्कल में नहीं है। तो हम ये जो डीएनए लिखते हैं डबल स्ट्रैंडेड लीनियर लिखते हैं, लीनियर। तो ऐसी सेल जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा और बिना किसी कवरिंग के मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें कवरिंग भी मिलती है और डीएनए डबल स्टैंड के साथ लीनियर होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन अटैच कर होती है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लो डीएनए के साथ, जो यहाँ पे डीएनए है, मैंने खोल के यहाँ दिखा दिया, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन होती है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उन प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। अगर डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में, 3 डिफरेंस हो गए। नंबर 1 डिफरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जो इसको कवर कर रही है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है। पेप्टिडोग्लाइकन एक स्पेशल सब्सटेंस है जो यहाँ पे नहीं है। यूकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन बोलते हैं, म्यूरिन, वो म्यूरिन यहाँ मिलेगा। ठीक है, या एक और होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। ये तीनों के तीनों प्रेजेंट जो रहते हैं सेल वॉल के अंदर, वो प्रोकैरियोट में होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते। ये कुछ डिफरेंस हो गए। तो न्यूक्लियस के बेस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती है। अब हम देखते हैं नंबर के बेस पर कितने तरह की सेल होती है। अच्छा, मैं एक बार यहाँ और बता दूँ, प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के साथ BG एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। इस धरती के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में। यानी कि चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, एल्गी हो, प्रोटोजोआ हो, वो सब आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब नंबर के बेस पे देखते हैं। नंबर के बेस पे देखते हैं तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि जो मैनी सेल से बनते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल के बने हुए। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है और यहाँ पे अमीबा भी हो सकता है। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ाया था, बैक्टीरिया, अमीबा नहीं बताया था। अमीबा यूकैरियोटिक है, तो इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक और एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों के एग्जाम्पल आ सकते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट ही होंगे, यूकैरियोट। जबकि यहाँ पे क्या कहते हैं हम, ओनली प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, दोनों तरह के एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसके बाद देख लेंगे। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, अगर इन्हें हटा दें तो सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो देख लेते हैं।
देखिए एक सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल वॉल। सेल वॉल सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती, प्लांट में मिलती है, फंगस में मिलती है, बैक्टीरिया में मिलती है ना, यहाँ पे मिलती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलती। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन वो सेल वॉल के अंदर वाला स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। अगर आप देखते हैं तो सेल में मान लो एक ये सेल बनाता हूँ मैं, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये सबसे बाहर वाली हो जाएगी सेल वॉल। उसके अंदर आती है फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मिलेगी, वो आपको मैं सबके फंक्शन बता दूंगा। इसके नीचे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, इन्हें हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी हो गई है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई है, ये हो गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर मिलती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट का कलर जो है हरा होता है, प्लांट की सेल का कलर। उसी के साथ साथ कुछ जो सेल के अंदर एनर्जी बनती है, वो एनर्जी कहाँ बनती है, वो एनर्जी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। सेल के अंदर कुछ राइबोसोम मिलते हैं जो प्रोटीन की फैक्ट्री माने जाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ये राइबोसोम हो जाएगा। सेल के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस स्पेशल स्ट्रक्चर होती है उसको लाइसोसोम बोलते हैं। मैं लिख दूंगा इनको सबको यहाँ पे, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। अगर एनिमल सेल है, हालांकि मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया, अगर एनिमल सेल है तो उसमें ये स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और फाइनली जो ये सारी स्ट्रक्चर की जिस लिक्विड में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हो जाता है इसका साइटोप्लाज्म। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने क्या बताया, सेल वॉल, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद मेन चीज़ जो होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी बोलते हैं, ER। और ये दो तरह की होती है, याद रखिएगा, एक SER और RER। यहाँ पे SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शन मैं सभी को बताऊंगा अभी। उसके बाद गोल्जी बॉडी होती है सेल में, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये सभी स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो है, वो सभी स्ट्रक्चर मिलती हैं। अब इनमें से मैं पहले ये बता दूं कि इसमें से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सी है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है जो दो मेम्ब्रेन के साथ कवर रहती है बाहर से। तो जो गोल्जी बॉडी है, देखो जिसके सामने मैं डबल लाइन खींच दूंगा वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रोसोम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। अब इनमें से जो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम। एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, वैक्यूल। कुछ सेल में मिल सकता है, कुछ सेल में नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे ज़्यादा मिलता है और बड़े अमाउंट में मिलता है। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जबकि राइबोसोम, देखो मैंने इसके सामने कुछ लगाया नहीं है, इसका मतलब ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो सेल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद मैं इनका एक एक का फंक्शन बताया था आपको। फंक्शन क्या है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो फंक्शन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। स्ट्रक्चर तो हल्के से आपको पता लग गया। अगर सेल को डिटेल लेवल पे जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको शॉर्ट में एक चैप्टर ख़त्म करना है। देखिए सेल वॉल, पहली बात ये कि प्रोटेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर जो चीज़ होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो प्रोटेक्शन करेगी। दूसरी भी और सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ सिंपल चीज़ें बताई जा रही है, मेन चीज़ें और सिंपल चीज़ें। सेल मेम्ब्रेन, देखो अगर किसी एनिमल, जैसे एनिमल सेल, अगर मान लो ये एनिमल सेल होती है तो इसमें एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है, सेल वॉल नहीं मिलती है। और अगर सेल वॉल नहीं मिलेगी तो सबसे बाहर क्या आ गया है, सेल मेम्ब्रेन आ गई है। तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है तो इसका भी काम प्रोटेक्शन का ही हो गया है।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सेल वॉल जो होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है वो अपने अंदर से किसी भी सब्सटेंस को इन करने के लिए, आउट करने के लिए अलाउ करती है। कुछ भी सब्सटेंस इन आउट हो सकता है, फुल्ली परमिएबल, ये किसी को रोकती नहीं है। साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि ये सब्सटेंस को, कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है सेल के पास, कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर निकलना है, वो यही कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन दोनों के सेम लिख सकते हो, प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन ये हो सकता है किस मूवमेंट, मतलब मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का, कौन किसको अलाउ करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसे हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन बोला जाता है न्यूक्लियस, क्योंकि पूरी सेल को कंट्रोल करने का इस न्यूक्लियस का ही होता है। न्यूक्लियस ही पूरी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करती है, इसीलिए हम इसको सेल का ब्रेन भी बोल सकते हैं या कंट्रोलिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है। अगर सिंपल ER पूछा जाए, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलग से कुछ नहीं पूछा गया, तो फिर आप लिखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी में हर सेकंड जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का जो काम होता है, क्योंकि आपकी सेल, आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल हैं, हर सेल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं, उन सेल को, उन टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। लेकिन क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का काम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एक तरह का फैट होता है, वो इसको बनाने का काम करती है, तो लिपिड सिंथेसिस। और जो RER होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होते हैं, इसीलिए राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। ये फंक्शन इसके हो गए हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी आती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम मेन जो होता है वो सीक्रेशन का है। यहाँ पे वर्ड आपका कई बार दिखने को मिलता है सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब होता है अपने अंदर से कुछ केमिकल सीक्रेट करती है और न्यूक्लियस से आए हुए मटेरियल को, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए इसके पास पहुँचे हैं, उस सब्सटेंस को अपने सब्सटेंस के साथ मिक्स करके, मॉडिफाई करके उसे वेसाइकल्स में बंद कर देती है, और उन्हीं वेसाइकल्स को बोलते हैं हम लाइसोसोम। तो इसलिए हम इसके पे यहाँ पे सिक्रीशन लिख देंगे, या ये लिख देंगे कि मॉडिफाई द सब्सटेंस कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू, किसके थ्रू आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो मटेरियल आता है न्यूक्लियस से, उसको मॉडिफाई करने का काम है, या सिंपली ये भी कह सकते हो सिक्रीशन। राइबोसोम का काम मैं आपको बता चुका हूँ। राइबोसोम का काम प्रोटीन को बनाना होता है हमारी सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप सोचते हैं प्रोटीन जब बनती है तो हम खाते क्यों, मैं वो उस प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपकी हर एक सेल में हज़ारों तरह की रिएक्शन हर सेकंड चलती है, और हर एक रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम जितने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में, उसके आपकी सेल के अंदर प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, और एंजाइम ही आपकी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं उसको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम आते हैं। लाइसोसोम मैंने बताया यहाँ से न्यूक्लियस से जो मटेरियल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी उसको पैक कर देती है एक वेसाइकल्स में, यही वाली, ये वो वेसाइकल है, वो यहीं पे ही बनती है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, इसको हम सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, इसको हम सेल का सुइसाइडल बैग बोलते हैं। क्योंकि अगर गलती से, क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर, लाइट चली गई है माफ़ करना, क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अगर वो बाहर निकल जाए तो सबको डाइजेस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अगर ये एक्सीडेंटली इसकी मेम्ब्रेन टूट जाती है तो ये इसके अंदर से सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकल करके पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये किसके अंदर है, सेल के अंदर, और ये अब किसको ख़त्म करेगा, सेल को। तो अपना ही घर ख़त्म कर दिया इसने, इसलिए हम इसको सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ कि ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, और काम होता है इसका सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न, जब एक सेल से 2 और 2 से 4 सेल बनती है एनिमल सेल में, तो उसमें जो काम होता है सेंट्रोसोम का होता है, जो कि एनिमल सेल में मिलता है सिर्फ। उसके बाद मैं क्लोरोप्लास्ट की बात बताऊँ। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है, और ये ग्रीन कलर जो आपको प्लांट में मिलता है, तो ये प्लांट सेल की प्रॉपर्टी, और काम इसका क्या होगा, किचन है ये, किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रिपेयर होता है, और फिर वहाँ से बनने के बाद प्लांट की पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं, देखिए जितना भी आप खाना खा रहे हैं वो टूट जाता है ग्लूकोज में, और फिर जो आप सांस लेते हो सांस में ऑक्सीजन होती है, वो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड करती है और एनर्जी बनाती है। और वो जो ये काम हो रहा है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके एनर्जी रिलीज़ कर रही है, वो सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एनर्जी बना रही है तो इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल को। उसके बाद वैक्यूल का काम है। वैक्यूल प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है, पहली बात ये प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है, और इसका काम होगा टर्जिडिटी, यानी कि सॉलिडनेस जो मिलता है प्लांट को, एक फुली हुई स्ट्रक्चर जो मिलती है प्लांट सेल को, उसका मेन जो रीज़न है वो वैक्यूल होता है। अगर वैक्यूल के अंदर से पानी निकल करके बाहर चला गया तो प्लांट की सेल पिचक जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, पिचकने को फ्लैसिड बोलते हैं। अगर वो पिचक गई तो सारी सेल पिचक जाएगी, और सारी सेल पिचक जाएगी तो प्लांट मुरझा जाएगा, विल्ट हो जाएगा, मुरझाने को विल्ट बोलते हैं। तो प्लांट जो मुरझाता है क्यों देखो आप जानते हैं जब प्लांट को पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, प्लांट की सेल के अंदर से पानी निकल करके चला जाएगा, धूप में उड़ जाएगा, तो प्लांट की सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी कमी, यानी कि वैक्यूल के अंदर से पानी निकल गया और प्लांट मुरझा जाता है। जैसे ही पानी डालते हैं प्लांट फिर से आप वो टर्जिडिटी की स्टेज में आता है, क्योंकि उसमें फिर से पानी चला जाता है, तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं एक बार और बता दूँ, यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं 70S, एस का मतलब सब यूनिट होता है, और एक होते हैं 80S। ये जो 70S राइबोसोम मिलते हैं ये आपको मिलते हो प्रोकैरियोटिक में, यानी कि बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, जबकि जो 80S राइबोसोम होते हैं ये आपको यूकैरियोटिक में मिलेंगे, यानी कि एनिमल में, प्लांट में, फंगस में, प्रोटोजोआ में, इनमें सब में मिल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूं कि ये जो होती है, कहाँ गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सेंट्रोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गए। इसमें अब एक सेल में आपको डिफ्यूज़न वर्ड भी आता है, डिफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न जैसे आपने देखा भी होगा, जब आप किचन में खाना बनाते हैं तो किचन में खाना बनाने तहत दूसरे कमरों तक खुशबू पहुंच जाती है, क्योंकि जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिस कंटेनर में आप खाना बना रहे हैं, खाने के पार्टिकल वहाँ खाने के पार्टिकल ज़्यादा है उस कंटेनर में, और घर के दूसरे हिस्से में उस खाने के पार्टिकल कम है, इसलिए अपनी हायर कंसंट्रेशन से वो निकल करके लो की तरफ को मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें जो खुशबू आती है, फ्लेवर मिलता है। साथ ही अगर मान लो यहाँ पे मैं स्प्रे कर देता हूँ, स्प्रे परफ्यूम का, तो उसकी खुशबू दूर तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ स्प्रे यानी कि परफ्यूम के पार्टिकल ज़्यादा थे, वो कम की तरफ को मूव करते हैं। इसी तरह से आप इंसेंस स्टिक जो होती है यानी कि अगरबत्ती, उसका धुआं भी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ को मूव करता है। इसी तरह से आप देखेंगे अगर दूध की बूंद अगर आप पानी में डालते हैं तो दूध की बूंद धीरे धीरे पानी में फैल जाती है, क्योंकि जहाँ दूध की बूंद डाली है वहाँ पे दूध के पार्टिकल ज़्यादा है और वो कम की तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं, और कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपको दिखाई देना बंद हो जाती है दूध की बूंद। तो ये सब क्या है, डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न के साथ साथ एक वर्ड और आता है ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब वाटर या लिक्विड मटेरियल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ही जाए, ये भी हायर टू लोअर होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे आप देखें किशमिश को आप पानी में डालते हैं, रेजिन बोलते हैं किशमिश को, रेजिन को आप पानी में डालते हैं तो सुबह आप देखते हैं किशमिश के अंदर पानी आ गया, क्यों, किशमिश के चारों तरफ पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और अपनी हायर कंसंट्रेशन से पानी किशमिश के अंदर चला गया, यानी कम की तरफ को मूव कर गया, लेकिन बीच में क्या था, किशमिश की जो लेयर है वो एक मेम्ब्रेन है, तो ये पानी जो हायर से लोअर की तरफ को गया किसके थ्रू गया, मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे बोलते हैं। मगर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस दो तरीके से होता है। अगर किसी सेल के अंदर से, मान लो कोई सेल ये है, आप किसी अंगूर को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, यानी कि एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी नमक का जो होगा उसमें अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि अंगूर के अंदर से पानी निकल करके बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा और अंगूर पिचक जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, एक्सो यानी कि बाहर आना, एक्सोस्मोसिस। वहीं अगर पानी इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ को मूव करें, जैसे आपने कोई किशमिश पानी में डाल दी है और किशमिश थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, फूल जाती है,
तो उसके बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस, क्योंकि एंडो का मतलब अंदर, पानी अंदर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। ठीक है, ये वर्ड आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो ये दो ऑर्गन है ये वाले, एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो एक ऐसे ऑर्गन हैं जिनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन इनको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए। तो मैं यहाँ पे बता चाहता हूँ कि सेल के पास अपना डीएनए है और इसी डीएनए से पूरी सेल को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास और इस क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का भी डीएनए है। हालांकि पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, सिग्नल तो यहीं से मिलता है, लेकिन कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपना कंट्रोल खुद कर लेते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। और क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए मिलता है वो डबल स्ट्रैंड का सर्कल में मिलता है, और सर्कल वाली प्रॉपर्टी किसकी है? बैक्टीरिया की, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की। इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सार है एक चैप्टर का, एक समरी टाइप है, पूरा डिटेल हिस्ट्री तो नहीं गई क्योंकि हर एक का डायग्राम भी बनता है, बताया जाता है। तो इसमें मुश्किल से ये आधा या 35 या 40 मिनट की वीडियो है, इसमें आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आपको स्पेशली 9th क्लास को बहुत हेल्प मिलती है, और साथ साथ में उन 11th वाले स्टूडेंट को भी जो 9th में नहीं पढ़े हैं, उन 11th के स्टूडेंट को भी इसमें से बहुत हेल्प होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से आपको दूसरी भी वीडियो मिल जाएगी। पूरी बायोलॉजी हम 5-6 दिन में या 5-6 जो मुश्किल से 4 या 5 वीडियो में पूरी बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जय श्री राम।